हमने अभी तक जो बातें की उसमें हमने पार्टिकल के पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, इनसे संबंधित बातें की। वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पे किस तरह से डिस्टेंसेस का हम हिसाब किताब करते हैं, टाइम का कैसे हिसाब किताब करते हैं, ये सब चर्चाएं हमने इनको की। और इसको हम लोग काइनामेटिक्स कहते हैं। तो ये रिलेटिविस्टिक काइनामेटिक्स है जिसमें हम लोग परिभाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोर्स कैसे लगेगा, कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, लीनियर मोमेंटम का क्या होगा, मास का क्या रोल है, इनकी चर्चा नहीं करते, तो वो काइनेमेटिक्स कहलाती है। और जब इनकी चर्चा जब हम करते हैं तो वो डायनामिक्स कहलाता है। न्यूटन का जो नियम है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो डायनामिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है। उसी में से बहुत सारी चीज़ें, लीनियर मोमेंटम वगैरह वगैरह चीज़ें निकलती हैं। तो अब हम आगे रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स की बात करेंगे कि अगर लार्ज वेलोसिटीज़ इन्वॉल्व हों तो ये वाले इक्वेशंस कैसे बदलते हैं। और हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि जो फोर्स बराबर ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है, ये इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार तो अगर आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएं तो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ये अपरिवर्तित नहीं रहता है। और इसलिए इसके अंदर चेंज की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ये इनवेरिएंट हो जाए, बल्कि इसलिए भी कि इससे जो हम रिजल्ट सोचते हैं, कैलकुलेशन करके निकालते हैं, हमारी प्रयोगशालाओं में वैसा नहीं होता है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करें तो इस रूल के अनुसार हम अगर फोर्स लगाते रहें, बहुत देर तक फोर्स लगाते रहें, एक्सेलरेशन पैदा होता रहे, स्पीड उसकी बढ़ती रहे, तो उसको किसी भी स्पीड तक ले जा सकते हैं। लेकिन प्रयोगशालाओं में ऐसा नहीं होता है। हम चाहे जितना फोर्स और चाहे जितनी देर तक लगाएं, पार्टिकल की स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज़्यादा नहीं होती है। तो इन नियमों में संशोधन की ज़रूरत है ताकि जो हम प्रयोगशाला में पाते हैं उसके अनुसार भी ठीक हो जाएं और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के अनुसार भी ठीक हो जाए। तो इनकी थोड़ी सी चर्चा अब हम लोग आगे के कोर्स क्लासेस में करेंगे। तो एक तो हम इसका एक दूसरा रूप लिखते हैं, F बराबर dp/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये वेक्टर इक्वेशन है दरअसल, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। और ये बराबर dd m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये रूल है, ये सेंट्रल इक्वेशन है ये। और p जो लीनियर मोमेंटम है वो मास इंटू वेलोसिटी, ऐसा हम लोग डिफाइन करते हैं अपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर में लीनियर मोमेंटम ऐसे लिखते हैं। और तब लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स के बराबर होता है। और अगर ये फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, ये बाहर से लगा हुआ पार्टिकल पे, एक ही पार्टिकल है तो हर कुछ बाहर से ही है, लेकिन एक से ज़्यादा पार्टिकल्स का समूह अगर है तो बाहर से लगे हुए फोर्सेस ये यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, और ये टोटल लीनियर मोमेंटम है। तो ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो हो तो वैसी हालत में dp/dt ज़ीरो, और dp/dt ज़ीरो होने का मतलब कि p कांस्टेंट समय के साथ नहीं बदलता। तो यदि ये ज़ीरो हो तो जो लीनियर मोमेंटम है, यानी रेखीय संवेग, ये नहीं बदलता, ये अपरिवर्तित रहता है। और इसको कहते हैं हम लोग संवेग संरक्षण का नियम।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर अपने पास में कुछ पार्टिकल्स का समूह है जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से उन पर कोई अतिरिक्त फोर्स नहीं है, तो उन सब का मिला के समूह का जो कुल लीनियर मोमेंटम होगा, रेखीय संवेग होगा, वो संरक्षित रहेगा, वो नहीं बदलेगा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस कोई नहीं है। तो ये बहुत ही सेलिब्रेटेड नियम है और बहुत आदर के साथ इसको देखा जाता है अपने फिजिक्स के अंदर में। तो पहले हम देखें कि अगर ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज इन्वॉल्व हों, लार्ज वेलोसिटीज इन्वॉल्व हों और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जगह लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी हो जाए, तो क्या ये नियम उसी प्रकार से वहां पर लागू हो सकता है? तो हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं पहले। तो मान लीजिए हमारे लैब फ्रेम में, या जिसको हम एस फ्रेम भी कहेंगे, इसके अंदर में एक पार्टिकल है जिसका मास कुछ कैपिटल एम है, जो रेस्ट में है। शुरू में ये रेस्ट में है और उसके बाद उसका विखंडन हो जाता है, वो टूट के दो हिस्सों में बट जाता है और बराबर बराबर एक जैसे दो हिस्सों में बटता है। तो वैसी हालत में इसके जब दो टुकड़े हो जाएंगे तो एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, एक दिशा में चलेगा, दूसरा दूसरी दिशा में चलेगा। और चूंकि एक जैसे दोनों टुकड़े हुए हैं, बराबर बराबर टुकड़े हुए हैं, तो इसका मास जो है उसको हम m/2 लिखेंगे, इसका मास m/2 लिखेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि जो द्रव्यमान है, इस तरह के इंटरेक्शंस में द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है। तो इस घटना के पहले, विखंडन के पहले जितना इसका द्रव्यमान था, जितना मास था, उतना ही बाद में भी होना है। तो इसको आप कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकते हैं, द्रव्यमान का संरक्षण। और चूंकि बराबर बराबर टुकड़े किए हैं इसलिए m/2 और इधर अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी भी वेलोसिटी इधर v होगी, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम है। शुरुआत में विखंडन के पहले ये हमने रेस्ट में मान के चला है और इसलिए इसका रेखीय संवेग 0 है, इसका वेग 0 है, रेस्ट में है और इसलिए लीनियर मोमेंटम भी 0 है। तो विखंडन के बाद भी इसका लीनियर मोमेंटम 0 ही होना चाहिए। तो इस तरफ अगर m/2 इंटू वी है तो उल्टी दिशा में भी m/2 इंटू वी होना चाहिए ताकि मिलकर के 0 हो जाए। तो यानी इस फ्रेम में, लैब फ्रेम में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लागू हो रहा है। अब इसी घटना को आप एस प्राइम फ्रेम से देखें और वो एस प्राइम फ्रेम जो है वो इस एस फ्रेम की अपेक्षा v वेलोसिटी से, इसी v वेलोसिटी से, जो यहाँ v लिखा है, इसी v वेलोसिटी से और दाहिनी तरफ चल रहा है। और इस फ्रेम में देखें तो प्रारंभिक स्थिति क्या है, विखंडन के पहले की क्या स्थिति है इस फ्रेम में। चूंकि ये एस फ्रेम में ये रेस्ट में है तो इसलिए एस प्राइम में देखेंगे तो ये उल्टी दिशा में बाईं तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है। तो प्रारंभिक स्थिति है कि ये मास है m जो कि इस तरफ को v वेलोसिटी से चल रहा है, ये शुरू की स्थिति है। और टूटने के बाद क्या हुआ, टूटने के बाद एस प्राइम फ्रेम में अगर इस पार्टिकल को देखेंगे तो एस प्राइम भी लैब में v वेलोसिटी से चल रहा है और ये पार्टिकल भी लैब में v वेलोसिटी से चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसलिए एस प्राइम में ये पार्टिकल स्थिर होगा, रेस्ट में होगा। ये जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो रेस्ट में होगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी। और पहला जो पार्टिकल है उसको देखिए। अब आप अपने वेग रूपांतरण के नियमों को याद कीजिए।
एस फ्रेम में इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है बाईं तरफ, यानी ux बराबर माइनस वी है, uy 0 है, uz 0 है। और s प्राइम फ्रेम से हम देख रहे हैं जो v वेलोसिटी से दाहिने चल रहा है, तो इसकी अपेक्षा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो उसकी अपेक्षा इसकी वेलोसिटी कुछ कैपिटल v होगी, जो कि बराबर होगी, इस साइड में तो हमने लिख ही लिया है इसलिए माइनस का झंझट नहीं है, 2v प्लस 1/1 प्लस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आपको ध्यान होगा ux प्राइम जब हमने लिखा था ux माइनस v ऐसा लिखा था, और नीचे में 1 प्लस v ux बटा सी स्क्वायर, इसी का उपयोग कर रहे हैं। ux जो है वो s फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है जो यहाँ स्मॉल v है, और ये v जो है वो s प्राइम की वेलोसिटी है, तो ये भी v है। ux बराबर माइनस v है, हम इस पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं, ux बराबर माइनस v है, तो ये ux की जगह पर माइनस v है, और फिर माइनस ये फ्रेम की वेलोसिटी है, और नीचे में 1 प्लस ये वाला v यानी यहाँ पर माइनस, तो यानी ये वाला v लिखेंगे, ये फ्रेम की वेलोसिटी है, और ux की जगह पर माइनस v लिखेंगे तो फिर मिल करके प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से बाईं ओर, तो ये इतने वेलोसिटी से ये बाईं ओर ये चल रहा है। अब इसका मास m/2 बराबर बराबर हिस्सों में बटे थे, इसका मास m/2, तो शुरू का लीनियर मोमेंटम क्या है? ये विखंडन के पहले है, ये विखंडन के पहले है, और ये विखंडन के बाद है। ये विखंडन के बाद है। ये s प्राइम से और ये s से, तो जो इसका रेखीय संवेग है उसको लिखें प्रारंभिक, शुरू में, विखंडन के पहले। वो है m इंटू वी बाईं तरफ, माइनस mv, और विखंडन के बाद अंतिम रेखीय संवेग लिखें तो ये तो रेस्ट में है, ये तो जीरो वेलोसिटी में है, इसका तो जीरो हो गया, और इसका लिखेंगे तो ये होगा मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी है इसकी इतनी 2v बटा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और चूंकि बाईं तरफ जा रहा है इसलिए माइनस b। तो आप देख रहे हैं प्रारंभिक रेखीय संवेग अंतिम रेखीय संवेग के बराबर नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम है वो इस s प्राइम फ्रेम में सही नहीं उतर रहा है, लेकिन हमारे जो पोस्टुलेट्स हैं रिलेटिविटी के, उसके अनुसार प्रकृति के नियम सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक ही फॉर्म में होते हैं, एक ही स्वरूप में होते हैं। तो अगर लीनियर मोमेंटम को कंजर्व होना है, रेखीय संवेग को संरक्षित होना है एस फ्रेम में, तो एस प्राइम में भी होना चाहिए। तो यानी हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। हमने जो ये मान के चला है P बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो कैसा परिवर्तन हम कर सकते हैं? और ध्यान दें, जब वेलोसिटीज छोटी हो जाएं तो फिर ये नियम सही भी होने चाहिए, क्योंकि सारी प्रयोगशाला के जो हमारे
परिणाम है छोटी वेलोसिटीज के लिए न्यूटन के नियम से बिल्कुल अच्छी तरह से चलते। तो हम ऐसा करेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है उस लीनियर मोमेंटम को मानेंगे मास इनटू वेलोसिटी, और उसके बाद एक फैक्टर से गुना करेंगे इसको, किसी फैक्टर जो वेलोसिटी पर डिपेंड होगा। ऐसा कुछ संशोधन हम करना चाहेंगे, और ये एक ऐसा फैक्टर है, ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट फैक्टर है ये, और ये ऐसा है कि जब v छोटा हो जाए, एज v टेंड्स टू 0, जब v छोटा होने लगे तो fv को हो जाना चाहिए 1, इसको 1 हो जाना चाहिए ताकि हमारा पुराना डेफिनेशन वापस मिल जाए। और अब ये कौन सा फैक्टर है, कैसा फैक्टर है, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे किसी उदाहरण से। और ये जो चीज है मास इनटू ये वेलोसिटी का फैक्टर, इसको हम लोग एक अलग नाम देंगे, और वो नाम होगा रिलेटिविस्टिक मास या आपेक्षिक द्रव्यमान। ये रिलेटिव मास नहीं है, आपेक्षिक का अर्थ वैसे रिलेटिव होना चाहिए, ये इसको हम लोग रिलेटिविस्टिक ऐसा कहते हैं, रिलेटिविस्टिक मास। ये जो फैक्टर है मास और ये जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है उसको हम लोग रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, और m इंटू एफ वी, ये इस चीज़ को हम लोग रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे। और ये जो m है अलग से, इसको, इस वाले मास को और इस वाले मास को अलग करने के लिए, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, हम लोग इसको m0 ऐसा लिख देते हैं, m0। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो मास है, जो नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस में जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, यानी लो वेलोसिटीज पर जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, उसके लिए हम ये संकेत 0 और लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, और इसको जब इससे गुना कर लेते हैं तब फिर उसको हम लोग रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे। तो ये m0 जो है, ये इसको हम लोग रेस्ट मास कहते हैं, विराम द्रव्यमान कह सकते हैं आप। या रेस्ट मास, क्या, m0। तो ये जो है ये रेस्ट मास, और इसको इससे गुणा करने के बाद जो आ गया उसको रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। अब हम दो चीजें मान करके चलेंगे। एक तो ये रिलेटिविस्टिक मास जो है वो कंजर्व रहता है, टूट फूट विखंडन, दो कोलिजन्स हो जाएं, एक उधर चला जाए एक उधर चला जाए, कुछ नए पार्टिकल्स बन जाएं, तो उसमें ये रिलेटिविस्टिक मास जो है वो उतना ही रहता है। और अगर वेलोसिटी छोटी हो जाए तो हम जानते ही हैं कि यही रिलेटिविस्टिक मास जो है सो अपना सामान्य द्रव्यमान हो जाता है। और उसके बारे में तो हम जानते हैं कि जो कुछ भी तो विखंडन हो या और कोई कोलिजन हो, टक्कर हो, तो वो द्रव्यमान तो, कुल द्रव्यमान तो उतना ही रहता है। तो एक हमारा ये होगा कि ये जो रिलेटिविस्टिक मास है वो जो भी क्रियाकलाप हो रहा है उसके पहले और बाद में बराबर रहता है। और दूसरा हम मानकर चलेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम हमने ऐसा डिफाइन किया है, ये लीनियर मोमेंटम सभी फ्रेम्स में संरक्षित रहता है, और तब हम इस Fv का क्या फॉर्म होगा ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर से वही उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का विखंडन हो रहा है, और एस फ्रेम से हम देख रहे हैं, लैप फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो ये पार्टिकल शुरू में रेस्ट में है, बाद में इसके दो हिस्से हो गए और बराबर बराबर हिस्से हुए, एक ही तरह के दो हिस्से हुए हैं, और ये एक तरफ को v वेलोसिटी से चलेगा तो ये दूसरी तरफ को v वेलोसिटी से चलेगा। इसका कुछ मास m होगा, इसका कुछ मास m/2 होगा, और इसका भी मास m/2 होगा। ये मास जो हम लिख रहे हैं ये रिलेटिविस्टिक मास लिख रहे हैं हम, और इसीलिए यहाँ m और यहाँ इन दोनों का जोड़ बराबर है,
क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी वही है, इसकी भी वेलोसिटी वही है, इसलिए ये दोनों रिलेटिविस्टिक मास भी बराबर है। और इसी घटना को हम एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे। यहां लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, शुरू में लीनियर मोमेंटम 0, बाद में भी लीनियर मोमेंटम 0, और हम ये डिमांड करेंगे कि एस प्राइम में भी ये लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होना चाहिए। तो ये अगर एस फ्रेम है और इस के साथ ये एक एस प्राइम फ्रेम भी हम कल्पना कर रहे हैं जो दाहिनी तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है, और इस फ्रेम के अंदर में अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो क्या पाएंगे? इस फ्रेम में ये जो पार्टिकल है ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में इस v वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो इसलिए इसका जो वेलोसिटी है वो इस तरफ को, वेग इस तरफ को होगा, v होगा इसका वेग इस तरफ को, और इसका कुछ द्रव्यमान होगा। अब द्रव्यमान ये m नहीं रह गया है, अब द्रव्यमान कुछ बदल गया है, तो इसको हम लोग m डैश ऐसा लिख सकते हैं, m प्राइम ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्यों? पार्टिकल वही है, रेस्ट मास वही है, लेकिन यहाँ वो रेस्ट में है तो ये उसका रेस्ट मास है, और यहाँ ये मूव कर रहा है तो ये इसका रिलेटिविस्टिक मास है। हमने उस फैक्टर से गुणा कर लिया है। इसको देखें, इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल एस प्राइम में रेस्ट में है, क्योंकि एस प्राइम भी इस तरफ को चल रहा है और ये भी इस तरफ को चल रहा है, एस प्राइम में ये रेस्ट में है। तो इस पार्टिकल को लिखेंगे यहाँ पे, ये रेस्ट में है, इसका कुछ मास होगा जिसको हम m नॉट कहेंगे। और इस पार्टिकल को देखें, एस प्राइम की अपेक्षा इस पार्टिकल को देखें तो एस प्राइम में जो इसकी वेलोसिटी होगी इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के संयोजन से मिलेगी, और हमने अभी किया था उसको, ये पार्टिकल जो है वो इस तरफ को चलेगा, कैपिटल V वेलोसिटी होगी और वो 2v बटा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसके बराबर होगी। और इसलिए इसका मास हम m नॉट नहीं लिखेंगे, इसका मास हम m लिखेंगे, और ये m जो है वो इस m नॉट के साथ एक और वेलोसिटी का कोई फैक्टर गुना होगा, उसके अनुसार ये मिलेगा। तो इतनी परिस्थितियां हैं। ये हम s फ्रेम से देख रहे हैं, ये हम s प्राइम फ्रेम से देख रहे हैं, ये s प्राइम फ्रेम से हम देख रहे हैं। s प्राइम फ्रेम की अपेक्षा ये परिस्थितियां हैं। तो अब हम अपने इक्वेशंस लिखना शुरू करें। सबसे पहले मास का कंजर्वेशन, द्रव्यमान उतना ही रहना चाहिए शुरू में और बाद में। तो ये जो मास है m प्राइम, ये बराबर होना चाहिए ये प्लस ये, अर्थात m प्लस m नॉट, ये एक हो गया। दूसरा, जो प्रारंभिक रेखीय संवेग है और अंतिम रेखीय संवेग है उनको बराबर होना चाहिए। तो प्रारंभिक रेखीय संवेग लिखें, कितना? ये m प्राइम इंटू v, ऋण दिशा में माइनस इस तरफ को, ये शुरू का संवेग है, और अंतिम रेखीय संवेग विखंडन के बाद उसको लिखें। तो इसका तो शून्य है, ये तो रेस्ट में है, इसी का लिखना है, और वो मास इंटू ये वाला वेलोसिटी, अर्थात माइनस मास 2v बटा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? m प्राइम v बराबर, माइनस माइनस को काट लीजिए, और 2 और छोटा m v बटा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस v को भी काट लीजिए। तो क्या पा रहे हैं हम? यहाँ m डैश बराबर इतना है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, और यहाँ m डैश m प्राइम बराबर इतना है। इन दोनों को अगर आप देखें तो इतना बराबर इतना लिखेंगे,
m प्लस एम नॉट बराबर ये 2m बटा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m को उस तरफ ले चलें तो m नॉट बराबर ये माइनस m हो जाएगा, उस m को हम कॉमन ले लें बाहर, तो क्या बचेगा 2 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। इस m को इधर ले लिया, m को कॉमन ले लिया, तो ये इतना बना, अर्थात m यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और यहाँ पे 2 माइनस इतना 2 और फिर माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अर्थात m इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और बटा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m नॉट में और m में ये संबंध है, लेकिन ये छोटा v जो है वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ वाली है, ये वाली वेलोसिटी है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैपिटल v है। इसलिए इसके रिलेटिविस्टिक मास को इसके रेस्ट मास से अगर मुझे कंपेयर करना है और वो फैक्टर निकालना है तो ये सब कुछ इस कैपिटल v के पद में लिखना पड़ेगा, और वो आप देखिए आसान है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें 1 माइनस कैपिटल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो कैपिटल वी स्क्वायर का मतलब ये इतना 4 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वन प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस ये कैपिटल वी स्क्वायर और इसका बटा सी स्क्वायर, इसका बटा सी स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिए। और इसको थोड़ा हल कीजिए, यहाँ नीचे एलसीएम बनाइए, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस इतना है तो यहाँ बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 4 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसको देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab का टाइप है ये, इसलिए ये जो है ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटा ये 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है, यहां से देखिए ये क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बटा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये इसी का वर्गमूल है। ये जो क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है वो इसी का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, अर्थात इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, और इसलिए हम लिखेंगे m नॉट बराबर m और गुना ये फैक्टर जिसकी जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, कैपिटल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी m बराबर m नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास का संबंध है। ध्यान रहे ये m और m नॉट जो है वो ये हैं, और ये वही पार्टिकल है या सिमिलर पार्टिकल है, ये एक जैसे दो पार्टिकल्स में हमने तोड़ा था, तो जैसा ये पार्टिकल है वैसा ही ये पार्टिकल है, जितना इसका रेस्ट मास है उतना ही इसका रेस्ट मास है, इसलिए इस पार्टिकल का रेस्ट मास m नॉट है
और इस पार्टिकल का जो रिलेटिविस्टिक मास है वो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, और ये पार्टिकल इस कैपिटल V वेलोसिटी से चल रहा है। तो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है उसी वेलोसिटी को आप यहाँ यूज करेंगे तो रिलेटिविस्टिक मास निकलेगा, और जो लीनियर मोमेंटम है वो इस रिलेटिविस्टिक मास को और जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है उसको गुणा करने पर मिलेगा। अर्थात ये होगा m0 v बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हमने ये एक्सप्रेशन एक खास उदाहरण लेकर के निकाला है और ये डिमांड किया है कि हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए और रिलेटिविस्टिक मास का कंजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन आप किसी भी प्रकार के परिस्थितियों के अंदर में इसका इस्तेमाल करेंगे, ये डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे लीनियर मोमेंटम का, रेखीय संवेग का, तो आपको हमेशा ये बात मिलेगी कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर में लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हों।